चलिए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। बात विपक्ष की। विपक्ष में पीएम फेस के लिए सबने अपने अपने दांव चल दिए। अखिलेश यादव ने पीडीए सरकार बनाने का फॉर्मूला बताया, नीतीश कुमार ने सुशासन सरकार की बात कही और अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी का मंत्र दिया। लेकिन इन सब फॉर्मूले के बाद भी विपक्षी नेताओं की दाल कांग्रेस के सामने गली नहीं, तो अब फिर से बात पीएम फेस पर आ चुकी है और ऐसे में बीएसपी ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा, मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को मायावती से माफी मांगनी होगी। साथ ही मलूक नागर ने ये भी कहा कि मायावती को प्रधानमंत्री का घोषित करना होगा, क्योंकि बिना मायावती के विपक्ष चुनाव जीत ही नहीं सकता। हालांकि अंतिम फैसला मायावती को ही लेना है और ऐसे में क्या एकला चलो की रात से अलग मायावती गठबंधन के मूड में हैं, वो भी शर्तों के साथ। विपक्ष के पास न फेस है, न सियासी पेस, न चुनावी एजेंडा है, न जीत का फंडा, क्योंकि 27 के 27 दल थाम चुके हैं सिर्फ अपना अपना झंडा। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक हुई। मोदी के सामने सीएम फेस पर चर्चा हुई, लेकिन नाम आया तो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो भी तब जब ममता बनर्जी ने सियासी दांव खेला और नीतीश, अखिलेश और केजरीवाल के प्लान को चौपट कर दिया। इस मीटिंग में मायावती के नाम की भी चर्चा हुई, जिसके बाद मायावती ने कहा था, भविष्य में देश के हित के लिए कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये गठबंधन का इशारा है या फिर सियासी किस्सा सारा है? क्योंकि अब बीएसपी से ही आवाज उठने लगी है, विपक्षी गठबंधन मायावती को पीएम फेस बनाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती इंडी से गठबंधन करेंगी? क्या विपक्ष से मायावती पीएम फेस होंगी? क्या कांग्रेस बीएसपी में डील हो जाएगी? पूरे देश में 20-22% दलित वोट है, जो आज भी हमारा 13.5% इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश में। अगर ये कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कर दें, वो सारा का सारा एक साथ वोट आ जाएगा। यानी कि आज भी कांग्रेस के हाथ में है। अगर ये मानते हैं तो कुमारी बहन मायावती से माफी मांगे, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए और फिर एकदम चुनाव बढ़िया होगा। यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती और बीएसपी सांसद मलूक नागर के बयानों का मतलब समझें तो ऐसा ही लगता है कि गठबंधन का रास्ता अब भी खुला है, बशर्ते मायावती को विपक्ष से पीएम फेस बना दिया जाए। लेकिन इस ऑफर से अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल कितना इत्तेफाक रखेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरा देश राममय माहौल में रंग चुका है। यूपी से नेपाल तक जय श्री राम की गूंज उठी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इससे भी परेशानी होने लग गई है। पहले राम मंदिर निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाली कांग्रेस अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने यहां तक कह दिया कि पूरा देश राम मंदिर में अटका हुआ है। प्रधानमंत्री मंदिरों में समय बिता रहे हैं, धर्म का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, इस बात की चिंता सता रही है। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, मंदिर को राष्ट्र का एजेंडा बना दिया गया है, ये बात मुझे परेशान करती है। आप भी जरा सोचिए, कांग्रेस के नेता को अब इस बात से परेशानी हो रही है कि आखिर देश में राममय माहौल क्यों बना है। आपको इस रिपोर्ट में पूरी कहानी समझाते हैं। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं,
या फिर ये सिर्फ बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपका योगदान क्या बताइए? आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान के आप भगोड़े हैं। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरे देश में राम मंदिर और राम जन्मभूमि की बातें उन्हें परेशान करने लगी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा, जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है, ये मुझे परेशान कर रहा। राम मंदिर निजी मामला है, इसे देश का एजेंडा न बनाया जाए। प्रधानमंत्री स्कूलों में समय देने की जगह मंदिरों को समय दे रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. कभी सत्ता के शिखर पर बैठी कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों की कांग्रेस सरकार घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं, बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत करने की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी। उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है। जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनके दुखी होने से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, न वह प्रभावित होगा, न अयोध्या का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा, और न हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके जो विकास का काम है वह प्रभावित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं। कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर। ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। राम मंदिर का आकार दिव्य और भव्य हो रहा है, और वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब रामलला टेंट से हटकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए पक्ष के साथ ही विपक्षी नेताओं को भी न्योता मिलने लगा है। मनमोहन सिंह को न्योता, जाएंगे या नहीं कंफ्यूजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता, जाएंगे या नहीं क्लियर नहीं है। सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं बताया नहीं। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं साफ नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी न्योता मिला है और जरूर जाएंगे। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन 99% केस में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है, और उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आखिरी पड़ाव पर है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि उससे पहले माघ मेले का भी आयोजन होना है, जिसकी तैयारी देखने के लिए योगी प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने संगम तट पर मां गंगा की मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना की और गंगा आरती की।
और इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इस बार देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा, खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकती हैं उनको यहां विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी इन दिनों मोदी के मुकाबले के लिए अखाड़े में सियासी दांवपेच सीख रखे हैं और एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है। और इस दौरान राहुल गांधी न सिर्फ यात्रा करेंगे बल्कि बीजेपी के खिलाफ 24 के चुनावी रण में माहौल बनाने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि अगर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से सिर्फ 3 राज्यों में ही उन्हें जीत मिल पाई। राहुल गांधी हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव तो जीत गए, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम का चुनाव बुरी तरह से हार गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत न्याय यात्रा कितना कारगर साबित होगा, अब इस पर हर किसी की निगाहें हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राज्यों में नरेंद्र मोदी से पटखनी खाने के बाद राहुल गांधी अब सियासी दांव पेच सीख रहे हैं। पहलवानों से धोबी पछाड़ का गुर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे भी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने दम दिखाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा से जब राहुल गांधी मोदी के खिलाफ सियासी माहौल नहीं बना सके, तो अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और 24 के दंगल में नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से शुरू होकर यात्रा मुंबई में खत्म होगी। यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी 6200 किलोमीटर यात्रा करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या है, फिलहाल ये साफ नहीं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा पर से हमलावर है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां फिर से कांग्रेस की हार तय है। राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बंटा ढार हो जाता है। पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश से यात्रा लेके निकले थे, जहाँ जहाँ उनके पांव पड़े वहाँ कांग्रेस हारती चली गई। अब पहले विधानसभा के पहले निकाली, अब लोकसभा के पहले निकाल रहे हैं। तो जहाँ वो जाते हैं छोड़ दो, वहाँ कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित कर देते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में
राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था, लेकिन इस यात्रा से कुछ खास सियासी लाभ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राहुल की यात्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजभर की चुनावी राह अब पहले से आसान हो रही है और वो वादा भी पूरा हो रहा है जो अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने यूपी की सियासत में किया था। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से जोड़ लिया है, जिसमें मुस्लिम और पिछड़े कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इस सेंधमारी को फर्जी बता रही है और राजभर के दावे को हवाई बता रही है। इसी खबर पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से सियासी दुश्मनी और बीजेपी से दोस्ती के बाद राजभर ने अखिलेश की पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी है। राजभर अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को पाले में ला रहे हैं और संदेश दे रहे हैं सियासी बदले का, जो 24 से पहले पूरा होने वाला है। राजभर ने कहा था जल्द ही समाजवादी पार्टी के नेता उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे और इसे आज सच भी साबित कर दिया। सपा छोड़कर एसबी-एसपी में शामिल हुए कई नेता, मुस्लिम नेताओं ने एसबी-एसपी का दामन थामा। पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव पर आरोप, पीएम मोदी और सीएम योगी के काम की तारीफ। दरअसल ओम प्रकाश राजभर इन दिनों मोदी योगी की नीति की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में अब उनकी नजर समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी पर भी है, जिससे लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कमजोर किया जाए और बीजेपी को बहुत मजबूत। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री इजहार अली जी के नेतृत्व में आज लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थामा। लोग नाराज हैं, दुखी हैं। जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के साथ समाजवादी पार्टी ने छल किया, कांग्रेस ने छल किया, बसपा ने छल किया, तमाम दलों को छोड़ करके लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों को, उनके संघर्षों और उनके विचारों को समझकर उनसे प्रभावित होकर के लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। यानी राजभर अब अखिलेश से 1 to 1 की लड़ाई लड़ रहे हैं और जोड़ तोड़ की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले माहौल तैयार किया जा सके। विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी और कमजोर होती जा रही। पहले समाजवादी पार्टी के साथी सहयोगी दलों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को मीडिया में बने रहने में, चर्चा करने में आदत पड़ गई है कि वो मीडिया में ही बने रहना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को इकट्ठा करके ये कह देना कि वो समाजवादी पार्टी के थे, उनकी ज्वाइनिंग करा दिए, ये पूरी तरीके से फर्जी है। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी दल में आज शामिल नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी मजबूत है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जितने हैं सबको हराने का काम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सेंधमारी से राजभर ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से है और इसी मकसद से अब वो 24 के रण में उतर चुके हैं, जिससे अखिलेश को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर भारत में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से जगह जगह हादसे हुए हैं। रायबरेली में ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर 20 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों से। कोहरा सड़क पर मुसीबत बनता जा रहा है। सड़कों पर कोहरे की वजह से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। आगरा में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र झरना में नेशनल हाईवे पर हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ में भी कोहरा सड़क पर दुश्मन बन गया। यहाँ 2 बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
हादसे में 12 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। नगर वाली के भूपिया मऊ के पास यह हादसा हुआ, जहां सरकारी और प्राइवेट बस के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद तो यात्रियों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बसों से बाहर निकाला गया और बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी बड़ा हादसा सामने आया। हाईवे पर कोहरे का ऐसा पहरा था जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। फिर क्या था, एक के बाद एक कई गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर 20 गाड़ियां आपस में टकराई। नोएडा से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर दयानतपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर दिखा। यहाँ भी 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सभी गाड़ियां लखनऊ से आगरा की ओर जा रही थी। एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागपत में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसा खेगड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ। ये ऐसा है, इसमें कुछ श्रद्धालु जो हैं दर्शन करके आ रहे थे वृंदावन से, और ये सब पंजाब के रहने वाले हैं। टोटल करीब 13 चोटिल आए थे यहाँ पर, जिसमें से 2 की डेथ हो गई है, जिनका शव मोर्चरी में रखा दिया गया है, और एक मरीज को हमने रेफर किया है जिसको फ्रैक्चर था, और बाकी मरीजों का इलाज यहाँ पर किया गया। और ये लोग टेम्पो ट्रेवल्स से थे और ये ट्रक से ये लोग टकराए हैं। इस तरह कोहरे ने सड़क पर चलना मुहाल कर दिया है, जिससे आने वाले दिन भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।